गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। ड्राइविंग लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट जो 8 अक्टूबर 2025 को पारित किया गया है उस पर आधारित है। अक्सर हमारी गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस है, बीमा है, तो बीमा कंपनी संभाल लेगी। लेकिन यदि आपको ये पता लगे कि आपका जो ड्राइवर है उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही फर्जी है, नकली है, उसने फर्जी लाइसेंस बनाकर आप ही को चूना लगा दिया और आप ही से झूठ बोलकर आपके यहाँ उसने सर्विस हासिल कर ली, तब ऐसी दशा में बीमा कंपनी ऊपर हाथ खड़े कर देगी और वो ये कहेगी कि ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी और फेक है। ऐसी दशा में गाड़ी मालिक से इसकी वसूली की जाए। यदि आप एक मोटरसाइकिल के मालिक हैं, कार के मालिक हैं, बस के मालिक हैं या ट्रक के मालिक हैं, तो आपकी तमाम जमा पूंजी आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं और आपकी जमीन की नीलामी होने से भी आप बचा सकते हैं। यह एक बड़ा तोहफा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गाड़ी मालिकों के लिए, जो कि हिंद समाचार लिमिटेड दिल्ली इकाई बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 अक्टूबर 2025 का फैसला है। इसमें यही राहत दी है जिसके बारे में इस प्रकरण के तथ्य ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसले दिए गए उन पर और इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए उन पर हम चर्चा करेंगे। आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। इस डिजिटल ई बुक में धारा 1 लगाए 217 तक सरल उदाहरणों के साथ इसमें मैंने समझाया भी है। आप जानते हैं मोटर यान अधिनियम 1988 में कुल 1 लगाए 217 धाराएं हैं और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसकी जो धाराएं हैं उन धाराओं को 1 लगाए 217 धाराओं को पूरे डिजिटल ई बुक के अंदर मेरे द्वारा विस्तार से समझाया गया। अब आगे की जानकारी मैं आपको उसी के अंदर से दूंगा। सबसे पहले हम इस प्रकरण के तथ्यों को देख लेते हैं और इसमें प्रतिपादित सिद्धांतों को, ताकि हमें पता लग सके कि किस प्रकार से गाड़ी मालिक सेफ रहेगा। मतलब आज के वीडियो का टाइटल है यदि ड्राइविंग लाइसेंस फेक है तब भी गाड़ी मालिक सेफ। तो ये किस प्रकार रहेगा, ये इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में बताया गया है। आगे की जानकारी मैं आपको इसी जजमेंट के अंदर से दूंगा। जजमेंट का पैरा क्रमांक 17 को भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताए गए। आइए अब आगे की जानकारी डिजिटल बुक में देता हूं। लेट्स गो सर। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। ये उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिनके एक्सीडेंट क्लेम केस कोर्ट में चल रहे हैं और किसी कारणवश ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी निकल आया। जब तक ये जजमेंट अगर नहीं आया था तब तक तो यही स्थिति थी कि जो है कि गाड़ी मालिक भुगतान करेगा, आप चाहे वो लाखों में हो मुआवजा या करोड़ों में हो। मुआवजा करोड़ों में भी हो सकता है सर, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ भी हो सकता है, या 56 लाख भी हो सकता है। जैसा कि अभी एक लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको अभी 4 दिन पहले ही मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही ये लेटेस्ट जजमेंट है जिसमें 56 लाख का मुआवजा दिया गया है हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ। ये 6 मई 2026 का फैसला है। इसमें एक 14 वर्षीय बालक 100% डिसेबल हो गया था। उन्होंने जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट में 22,45,000 के मुआवजे के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन वहां पर 7 लाख और कुछ हजार रुपए उनको मुआवजा दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने हाई कोर्ट में इसी अधिनियम की धारा 173 के तहत अपील पेश की। वहां पर यह मुआवजा राशि बढ़ाकर 12 लाख और कुछ हजार रुपए कर दी गई। उससे भी असंतुष्ट होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी अपील की। वहां पर ये 56 लाख मुआवजा बढ़ा कर दिया गया। कहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में 7 लाख और कहाँ सुप्रीम कोर्ट में 56 लाख। ये बतौर उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ सर। हालांकि इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मौजूद है और उसकी डिजिटल ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसलिए बता रहा हूँ सर कि यदि ये खुदा ना खास्ता वो गाड़ी मालिक पर अगर आ जाए तो वो कहाँ से देगा सर, क्योंकि कुछ लोग सक्षम हो सकते हैं लेकिन हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता। जो सक्षम नहीं होगा तो उसको तो उसकी जमीन भी बेचना पड़ सकती है, जमा पूंजी भी देना पड़ सकती है, बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट जानना बड़ा जरूरी है। कभी आप इस प्रकार की मुसीबत भरे हालात में फंस गए हैं तो आप माननीय न्यायालय में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का हवाला देकर निवेदन कर सकते हैं कि ये मेरी पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ मैंने जांच पड़ताल कर इस ड्राइवर को रखा था, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरे साथ जालसाजी की, मुझे गुमराह किया, और इस प्रकार से आप अपना बचाव कोर्ट में रख सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट का आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आप जजमेंट जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये इसमें प्रस्तावना भी है और डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा लिखी गई है। ये इससे मैं आपको वीडियो के अंत में परिचित कराऊंगा। ये यहाँ से सर हमारा मुख्य मुद्दे की शुरुआत होती है और ये पूरा जजमेंट है सर, जो स्क्रॉल करके मैं आपको ले जा रहा हूँ नीचे। पूरा जजमेंट मैंने इसमें आप लोगों के लिए दे दिया है। इसका पैरा क्रमांक 17 को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, आप जो देख रहे हैं। इस जजमेंट में ही सारी जानकारी दी गई है। मैं सबसे अंत में बताऊंगा। सबसे पहले जजमेंट की सरल व्याख्या जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है, मैं उस पर जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आपको पूरा प्रकरण समझ में आ जाए। 26 जनवरी 1993 की सुबह के 2 बजे का वक्त था। एक चौराहे पर हिंद समाचार लिमिटेड के एक ट्रक और यात्रियों से भरी मेटाडोर वैन के बीच भीषण टक्कर हो गई। दुखद दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग, और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुआवजे की जिम्मेदारी क्लेम ट्रिब्यूनल ने दोनों वाहनों की संयुक्त लापरवाही मानी और मुआवजे की जिम्मेदारी 75% ट्रक मालिक ऑब्लिक बीमा कंपनी पर और 25% मेटाडोर वैन पर तय की। मुख्य विवाद इनके बीच में यह था कि ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी का आरोप था कि दुर्घटना के समय ट्रक ड्राइवर के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो फर्जी था, फेक था। इसलिए बीमा कंपनी ने पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन का हवाला देकर गाड़ी मालिक से पे एंड रिकवर, भुगतान और वसूली के तहत पूरा पैसा वापस मांगने की गुहार की। जैसे कि एक और जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का, बड़ा ही लेटेस्ट मतलब लैंडमार्क जजमेंट है। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ये मील का पत्थर है। इसमें पे एंड रिकवर का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो इसी में प्रतिपादित किया गया। बाद के कई जजमेंट्स में इसका हवाला भी दिया गया है, वो भी मैंने इस डिजिटल ई बुक में लिखा हुआ है सर नीचे की ओर। मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इसको मुख्य विवाद जो इनके बीच में सर आपको समझ में आ गया। जो मुख्य विवाद था कि उन्होंने कह दिया बीमा कंपनी ने कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था और ये बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, इसलिए हम इसमें भुगतान नहीं करेंगे। अब जो तीनों अदालतों का जो रुख था, तो उसमें नंबर 1 है मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जिसको हम एमएससीटी या ट्रायल कोर्ट भी हम बोलते हैं। फैसला, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने पाया कि आरटीओ कार्यालय के रिकॉर्ड और क्लर्कों के बयानों में भारी विसंगतियां थीं। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बीमा कंपनी के दावों को पूरी तरह पुख्ता नहीं माना और बीमा कंपनी को मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराया, यानी गाड़ी मालिक को राहत दे दी। यहां पर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। अब मामला पहुंचा सर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने आरटीओ रजिस्टरों और क्लर्कों के बयानों पर भरोसा करते हुए माना कि ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी था। यह हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। अब इसमें अदालत का जो तर्क था कि चूंकि लाइसेंस को कोर्ट में ड्राइवर ने नहीं बल्कि गाड़ी मालिक के प्रतिनिधि ने पेश किया था, इसलिए हाईकोर्ट ने अनुमान लगाया कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर के बीच मिली भगत और मालिक ने जानबूझकर फर्जी लाइसेंस वाले ड्राइवर को गाड़ी दी थी। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी को मालिक से पैसा वसूलने का अधिकार दे दिया। अब यहां पर फंस गए, यहां पर हो गई भारी मुसीबत। अब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वो तो ये अच्छा हुआ कि ये जजमेंट पारित हो गया, वरना बड़ी मुसीबत हो जाती। सर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, तकरीबन 15 साल पुराना वाक्य बता रहा हूं मैं, 12 साल पुराना वाक्य। मेरे खुद का, मेरे परिचित थे वो, मेरे आंखों देखा वाक्य आए वो। उन्होंने नई नई बस खरीदी थी और उससे वो उनके जीवन में उन्नति तरक्की करना चाहते थे। अब वो बस उन्होंने जिससे भी ली थी, सेकंड हैंड ली थी या जो भी कंडीशन थी, लेकिन उसका बीमा एक्सपायर हो गया था, 2 दिन हो गए थे और उस बीच वो बीमा करवाने की तैयारी में ही थे और उनकी बस खड़ी हुई थी। अब बस खड़ी हुई थी, इस बीच एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल से किसी वाहन से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। अब उससे हुआ या अन्य वाहन से हुआ ये कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन जो एफआईआर थी उसी बस पर कर दी गई। अब बस पर एफआईआर कर दी गई तो आखिर में जब उसमें डिसीजन दिया गया तो तकरीबन सर उसमें 10 लाख के समथिंग उसमें पीड़ित को मुआवजे का दिया गया। अब चूंकि बीमा नहीं था तो न्यायालय ने गाड़ी मालिक से ही कहा कि आप ही को भुगतान करना पड़ेगा।
तकरीबन सर 4 बीघा या 5 बीघा जमीन उनको बेचना पड़ी सर। 5 बीघा जमीन उन्होंने बेची और बेचने के बाद उसका भुगतान किया। तो आप समझ सकते हैं सर कि एक आदमी अपने जीवन में उन्नति करने के लिए बस खरीद के लाया और उसने सोचा कि मैं इसको यात्री के रूप में चलाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और उन्नति करूंगा और अपनी जमीन को बढ़ाऊंगा। अब वह जमीन बढ़ने की बात तो अलग है सर, बल्कि और लेने के देने पड़ गए। ये एक जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं सर, मेरी आंखों देखा। तकरीबन 12 से 15 साल पुराना वाकया है, यही कोर्ट में मैंने देखा था। तो ये एक बड़ी जबरदस्त स्थितियां बन जाती हैं कि हमें हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट रखना ही है, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, और यदि कमर्शियल वाहन है तो परमिट, ये सभी चीजें। और वो एक्सेल वेट कि वो उसका जैसे टन है तो उससे ज्यादा आपको वाहन पे वो नहीं रखना है, ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में आप सुरक्षित रहेंगे। और यदि कोई दुर्घटना हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो बीमा कंपनी को फिर उसका भुगतान करना होगा, वरना बीमा कंपनी तो इस इंतजार में रहती है कि कहाँ कमी पकड़ में आ जाए और वो भुगतान करने से बच जाए। हालांकि मोटर यान अधिनियम एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है, कल्याणकारी अधिनियम के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, बल्कि पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन, उचित मुआवजा देना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य और इसका मुख्य लक्ष्य यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें कि अदालत का जो तर्क था कि मालिक से पैसा वसूलने का अधिकार दे दिया, मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी गाड़ी मालिक से एक भी रुपया नहीं वसूल सकती, पूरा क्लेम बीमा कंपनी को ही भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो प्रतिपादित सिद्धांत बताए गए हम उनको देख लेते हैं। जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने स्वर्ण सिंह 2004, वही आ गया सर जो जस्ट मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, इस जजमेंट में भी उसका हवाला दिया है। स्वर्ण सिंह 2004 और लेहरू 2003, पेप्सू, आरटीसी 2013 और गीता देवी 2023 के सिद्धांतों को दोहराते हुए गाड़ी मालिकों के पक्ष में 3 बड़े विधिक सिद्धांत तय किए। अब इन सिद्धांतों को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, यही वो सिद्धांत हैं जो इसको मैंने आपके लिए निकाल कर रखे हैं। नंबर का है, सिर्फ लाइसेंस फर्जी होने से मालिक दोषी नहीं हो जाता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गाड़ी मालिक नियोक्ता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि ड्राइवर को नौकरी पर रखते समय आरटीओ मतलब लाइसेंस अथॉरिटी के दफ्तर जाकर यह सत्यापित करे कि लाइसेंस असली है या नकली। मालिक का काम सिर्फ यह देखना है कि सामने वाले के पास एक दिखने में वैध लाइसेंस है और वो गाड़ी चलाना जानता है। अब जाहिर सी बात है सर, मतलब ये एक डेली रूटीन का वर्क रहता है। अब उसने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, गाड़ी मालिक ने देख लिया। अब गाड़ी मालिक कोई रही वहां आरटीओ तो जाएगा नहीं और जाकर चेक तो करेगा नहीं, एक सामान्य प्रोसेस है ये। तो इस और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया कि मालिक का काम सिर्फ यह देखना है कि सामने वाले के पास एक दिखने में वैध लाइसेंस है और वह गाड़ी चलाना जानता है। दूसरा सिद्धांत इसमें जो आया, मिली भगत का गलत अनुमान। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का यह सोचना बिल्कुल गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का यह सोचना बिल्कुल गलत था कि चूंकि लाइसेंस मालिक ने कोर्ट में पेश किया है, इसलिए दोनों में मिली भगत थी। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर अक्सर पुलिस और मुकदमों के डर से फरार हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। ऐसे में यदि मालिक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ड्राइवर का लाइसेंस कोर्ट में पेश करता है तो यह उसकी तत्परता है, ना कि मिली भगत। यह सर्वोच्च न्यायालय ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरा इसमें सिद्धांत बताया गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ बीमा कंपनी पर है। यदि बीमा कंपनी पे एंड रिकवर, जो स्वर्ण सिंह 2004 का ऐतिहासिक जजमेंट है उसमें यही सिद्धांत प्रतिपादित किए गए कि यदि बीमा कंपनी पे एंड रिकवर का अधिकार चाहती है तो उसे कोर्ट में ठोस सबूतों से यह साबित करना होगा कि वाहन सौंपते समय मालिक को यह अच्छी तरह पता था कि ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत सर इसमें प्रतिपादित किया गया। एक बार फिर पढ़ देता हूं कि यदि बीमा कंपनी पे एंड रिकवर का अधिकार चाहती है तो उसे कोर्ट में ठोस सबूतों से यह साबित करना होगा कि वाहन सौंपते समय मालिक को अच्छी तरह पता था कि ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी है, विलीफुल ब्रीच, और इसके बावजूद मालिक ने जानबूझकर लापरवाही की। इस केस में बीमा कंपनी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। इस कारण गाड़ी मालिक को बच गए, गाड़ी मालिक को सहायता मतलब राहत मिल गई। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता, एक ही जगह बैठ जाते, तो फिर तो सर देना ही पड़ता। अब इसमें जो संक्षिप्त विधिक सारांश इसमें बताया गया है
कि हिंद समाचार लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिविल अपील संख्या 12442-12446/2024, निर्णय दिनांक 8 अक्टूबर 2025 के अनुसार यदि दुर्घटना के समय चालक का ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया जाता है तो भी बीमा कंपनी तब तक वाहन स्वामी से पे एंड रिकवर के तहत वसूली नहीं कर सकती जब तक कि वह सिद्ध ना कर दे कि वाहन स्वामी को लाइसेंस के फर्जी होने का ज्ञान था, नॉलेज था और उसने जानबूझकर नीति शर्तों का उल्लंघन किया था। केवल वाहन स्वामी द्वारा चालक का लाइसेंस न्यायालय में प्रस्तुत करने मात्र से मिली भगत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। तो ये इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए। तो ये अब मैं सर इस जजमेंट का पेरा क्रमांक 17 भी आपको बता देता हूं। ये इसकी सरल व्याख्या थी जो मैंने आपको पढ़ के बताई थी। अब इसके पूरे आपको मामला तो सर समझ में आ गया। अब मैं उसका ट्रांसलेशन ही पढ़ रहा हूं सर, अब मूल जजमेंट का, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत कुछ और भी अतिरिक्त बातें समझ में आ जाएंगी। बीमा कंपनी को सभी परिस्थितियों के आधार पर यह साबित करना होगा कि चालक की नियुक्ति या वाहन सौंपने में उचित सावधानी नहीं बरती गई थी ताकि बीमित व्यक्ति द्वारा उल्लंघन साबित हो सके कि इस मामले में पूरी तरह से नदारद है। उच्च न्यायालय ने केवल इस आधार पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मिली भगत मानने में गलती की है कि नियोक्ता द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया था और चालक ने दावे का विरोध नहीं किया था। जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में देखा गया है, चालक ने स्वयं को दोषी ठहराए जाने के डर से खुद को कटघरे से दूर रखा होगा क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा लंबित था। किसी भी स्थिति में कर्मचारी की लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई करने का परोक्ष दायित्व नियोक्ता पर है, जिसे मामले का विरोध करना होगा। न केवल चालक को जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया बल्कि उसके आगे नवीनीकरण का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। दरअसल हमने विशेष रूप से पाया कि किया गया नवीनीकरण स्वचालित नवीनीकरण नहीं है, जिसे मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है। यह मूल रूप से जारी किए गए लाइसेंस की वैधता अवधि 4/4/1994 को समाप्त हो गई थी और नवीनीकरण 11 अगस्त 1994 को किया गया था। 18वां पैरा जो इस जजमेंट का है कि हमें ट्रक मालिक पर दायित्व थोपने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का कोई कारण नहीं मिलता। हम उच्च न्यायालय के इस आदेश को रद्द करते हैं। जहां तक बीमाकर्ता को दी गई मुआवजे की राशि की वसूली के अधिकार का संबंध है, सिविल अपील संख्या फलाना फलाना लिखी है इसमें, न्यायाधिकरण द्वारा जारी और उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित अन्य निर्देश जिसमें मुआवजे की राशि का निर्धारण भी शामिल है अपरिवर्तित रहेंगे। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लंबित आवेदन यदि कोई हो तो उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो ये सब पूरे जजमेंट की मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है और इसको देखने और सुनने के बाद आप समझ चुके हैं कि बीमा कंपनी को ही बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें आता है और यदि आपका भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं डिजिटल ई बुक से सर आपको परिचित करा देता हूं इसके कुल 17 अध्यायों के बारे में और इसमें जो मैंने तकरीबन 9 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट शामिल किए उनसे भी मैं आपको परिचित करा देता हूं। ये जजमेंट भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी हैं, आपका क्लेम राशि अत्यधिक बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं और किसी ना किसी रूप में आपको लाभ प्रदान करेंगे। जैसे कि सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 का इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। इसमें मल्टीप्लायर का सिद्धांत इसी के आधार पर लागू होता है। गुणक आयु के आधार पर गुणक निकालना वो इसी के आधार पर होता है। इसी प्रकार से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस प्रकार से तय किया जाएगा वो इसी आधार पर किया जाता है। तो ये बड़े लैंडमार्क जजमेंट है। हम जब भी क्लेम याचिका लगाते हैं तो अक्सर क्लाइंट हमसे पूछता है कि वकील साहब इसमें कितना तक मुआवजा मिल सकता है, तो हम खुद भी बैठकर निकाल सकते हैं। इन दोनों में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर एक अनुमान था। हालांकि माननीय न्यायालय सर्वोपरि है जो फैसला करेंगे, लेकिन मोटी मोटी राय हम उसमें कायम कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत से फंड देखे जाते हैं जैसे कि अटेंडर जो साथ में रहने वाले का आने जाने का खर्चा, मेडिकल बिल, दवाइयों का खर्चा, स्थायी डिसेबिलिटी कितने परसेंट है, ये सब चीजें देखती हैं और सभी फंडों को जोड़कर फिर उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया जाता है। तो अब मैं आपको सर आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक से और परिचित करा देता हूं। मैं इसमें सर आपको विषय सूची से परिचित करा देता हूं क्योंकि इसमें मैं आपको अंत में बता देता हूं लास्ट में ले जाके। इसमें समथिंग समथिंग 187 के समथिंग पेज हैं और 20 इसमें अध्याय हैं
और उन अध्यायों के नाम सर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको परिचित हो जाएंगे कि आपको आखिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर भी दी गई है सर। डिस्क्लेमर ये आप जानते हैं, ये एक नोट्स है, पीडीएफ है, डिजिटल ई बुक है। इसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसी गलती की भी तो जज साहब कहेंगे कि भाई इसको आप ले जाइए, आप ओरिजिनल बुक ला के दीजिए। तो ये डिजिटल ई बुक है और इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहता हूँ। और विभिन्न कानूनों का इसमें संग्रह में करता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और सरल उदाहरण जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, एक आम भाषा में मैं इसमें शामिल करता हूँ ताकि एक आम व्यक्ति भी समझ सके। क्योंकि जो आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, क्योंकि दुर्घटना सर कोई शहर, कस्बा, महानगर नहीं देखती, कहीं भी किसी के भी साथ में हो सकती है। मतलब आप चाहे गांव में निवास कर रहे हैं, चाहे आप शहर में, आप तहसील में, जिले में, नगर में, महानगर में, कहीं भी हो सकती है सर दुर्घटना। मालिक ही बचाए बस दुर्घटना। उसका तो एकमात्र तरीका यही है कि आप दान पुण्य जितना कर सकते हैं करें, भले काम आप जितना कर सकते हैं करें। क्योंकि ऐसा धर्म शास्त्रों में भी आया है और हदीसों में भी आया है कि सदका बलाओं को खा जाता है और मुसीबतों को टाल देता है दान पुण्य करने से। तो ये एकमात्र तरीका है कि हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में हम लोगों का भला करें, दान पुण्य करें, ताकि हम मुसीबतों से बच सकें। बाकी इसके अलावा तो सावधानी हम रखें, पूरी सावधानी, और साथ में ये करें तो हो सकता है कि हमारे पूरे जीवन में, हमारी आने वाली पीढ़ियों में किसी का दुर्भाग्य एक्सीडेंट ना हो। इस तरीके से एक बचाव का तरीका है। आप कुछ समझदार हैं। अब इसमें सर जो अध्याय है सर मैं उनसे आपको परिचित करा देता हूँ। अध्याय नंबर 1 में मोटरयान अधिनियम 1988 का पूरा परिचय मैंने दिया है। 2 में ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस के बारे में बताया है। अध्याय नंबर 3 में मोटर वाहनों के पंजीकरण के बारे में बताया। अध्याय नंबर 4 में परमिट और परिवहन वाहनों का नियंत्रण के बारे में बताया। अध्याय 5 में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम के बारे में बताया है। अध्याय 6 में बीमा और तृतीय पक्ष देयता के बारे में बताया। अध्याय 7 में क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन और कार्य प्रणाली के बारे में बताया। अध्याय 8 में क्षेत्राधिकार और याचिका दायर करना, धारा 166 के बारे में बताया। अध्याय 9 में समय सीमा और देरी माफी लिमिटेशन एक्ट के तहत धारा 5 के तहत आवेदन। अध्याय 10 में मुआवजे की गणना। अध्याय 11 में 100% विकलांगता और गंभीर चोट के मामले। अध्याय 12 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट 2026 तक। अध्याय 13 में अपराध दंड और कानूनी प्रक्रिया। 14 में ड्राफ्टिंग किट वकीलों के दावे और 15 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 16 में धारा 1 क्या कहती है जानिए। धारा 1 क्या कहती है जानिए, यह कानून आप पर कहां लागू होता है। अध्याय 17 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। 18 में ओला, उबेर और दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम जानिए। एमबी एक्ट सेक्शन 2 की 3 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय 19 में गाड़ी के आरसी, एक्सल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है जानिए। एमबी एक्ट की 4 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय 20 में इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। उसके बाद सर ये हमारी प्रस्तावना यहाँ से चालू हो जाती है। इस डिजिटल ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और 2 लिंकें दी गई हैं सर। एक तो मेरी वेबसाइट की लिंक है, वो सिर्फ इंडिया में काम करती है, इंडिया के बाहर काम नहीं करती है। दूसरी है गूगल ई बुक पार्टनर की लिंक है, जो 75 से अधिक देशों में वर्क करती है। क्योंकि ऐसे कई बार ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि कई लोगों ने बाहर से मुझसे संपर्क किया था, वीडियो के नीचे भी कमेंट्स किया था, व्हाट्सएप भी कॉल किया था। एक गुजरात के रहने वाले थे, बैंक में सर्विस कर रहे थे, वो अमेरिका में वो गए, उनका ग्रीन वीजा कार्ड भी नहीं बना था, उनका कोई वसीयत से रिलेटेड मैटर था, उन्होंने वहां से फोन लगाया था मेरे को। रात के यहाँ 8 बज रहे थे, वहां सुबह दिन के 10 बज रहे थे कि वकील साहब मैं आपकी डिजिटल ई बुक खरीदना चाहता हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, बताओ मैं कैसे खरीदूं। तो उस समय सर मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि सर अभी मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है। फिर इसलिए मैंने ये व्यवस्था भी कर दी है कि 75 से अधिक देशों में यदि कोई व्यक्ति भी खरीदना चाहता है तो वहां बैठ के खरीद सकता है। एक बार मेरे पास सऊदी अरेबिया से फोन आया था, भारत के रहने वाले थे, वहां पर वो टेलरिंग का वर्क करते थे। और एक का और आया था, वो कुछ अतिरिक्त वर्क करते थे, उन्होंने भी मुझसे जानकारी और खरीदने की प्रोसेस पूछी थी, तब ये व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए मैंने 2 लिंक दिए हैं सर, आपको जैसा अच्छा लगे आप दोनों लिंकों में से जहां से चाहे वहां खरीद सकते हैं। प्रोसेस में हर वीडियो में बताता हूँ। मेरी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको आपका नाम, उपनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना होगी। और जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ। दूसरा, यदि आप दूसरी लिंक दी गई है वहां से यदि आप परचेस करते हैं तो वहां पर परचेस करने की भी पूरी प्रोसेस यही है। भुगतान जब आप करेंगे तो वहां पर आपको एक अतिरिक्त ये होगा कि आपको जो गूगल ई बुक प्ले स्टोर जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपकी एक स्थायी लाइब्रेरी बन जाएगी। यदि आपका मोबाइल घूम गया है, गिर गया है, या आपने सिम बदल के दूसरे मोबाइल में डाली है, या आपका पीडीएफ कहीं डिलीट हो गया है, तो ये स्थितियां ये रहेगी कि जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वो वापस आपको हमेशा वहीं मिल जाएगी।
तो ये दोनों की लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। और आज के वीडियो में सर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट की मैंने आपको जानकारी दी है, और ये भी लेटेस्ट ही जजमेंट है, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, और अक्सर एक्सीडेंट के केसों में हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अभी वर्तमान में सर मैं मोटर व्हीकल एक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने मुस्लिम लॉ पर तकरीबन 45 से ऊपर वीडियो बनाए कंटिन्यूसली। कुछ एक वीडियो और बचे हुए, उसमें 2-4 पॉइंट पे कोला का सिद्धांत है जैसे, और भी कुछ एक सिद्धांत हैं कि यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति है और उनमें बंटवारा होता है और बंटवारे में संपत्ति जो है कि कम पड़ जाती है या अधिक हो जाती है, तो डॉक्टर नापरद का सिद्धांत भी लागू होता है। जैसे कि संपत्ति का जो है कि बच गई तो वो दूर के रिश्तेदार ऐसा प्राप्त करते हैं, मतलब वो निश्चित रिश्तेदारों को लौट आती है, ऐसा प्राप्त करते हैं। और यदि वो बची नहीं, कम पड़ गई, अब आप क्या करेंगे, तो उसका भी ओल के सिद्धांत का नियम है कि उसमें हर हिस्सेदार का हिस्से में भाग लगाया जाता है। जैसे कि एक सब जो भी हिस्सेदारों को जो जो हिस्सा मिल रहा है तो उस अनुपात में, जैसे 1/2 तो 1/3 कर दिया जाता है, 1/6 तो 1/7 कर दिया जाता है, और उस पर फिर अनुपात निकालते हैं तो वो 100% प्रॉपर्टी हो जाती है। कुछ कुछ हिस्सा उसमें कम कर हो जाता है उसमें लोगों का। तो इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और चेक बाउंस पे बनाऊंगा सर अब आगे। अभी मेरे पास 4 केस आए हैं, 5-5 लाख के 3, वो 9,65,000 के समथिंग का। तो उसकी पूरे नोटिस भी मैंने तैयार किया हुआ है, उसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने तैयार की हुई है, जो है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 1881 की, और उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, दस्तावेज सूची, उसमें जो उसके जो नियम दिए गए हैं कि 3 माह का समय कर दिया गया है सर चेक बाउंस में। 3 माह के अंदर अगर आपने उसको भुगतान के लिए बैंक में पेश नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगा। जैसे ही बाउंस होता है तो आपको नोटिस देना होगा 30 दिन के अंदर, उसमें 15 दिन का समय देना होगा, और उससे फिर 30 दिन के अंदर जो है कि कोर्ट में दावा पेश करना होगा। ये 3 लिमिटेशन आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ती है उसमें। यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको धारा 5 का आवेदन लगाना होगा, वरना आपका वो जो है कि परिवार पत्र निरस्त भी हो सकता है। 2 साल की सजा का प्रावधान है, डबल जुर्माने का प्रावधान है इसमें। तो ये इस पे मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, मगर अभी तो मैं मोटर व्हीकल एक्ट मैंने सर आप लोगों के लिए लिया है, और मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी एक गंभीर मान के चलें सर कि एक बड़ी दुखद स्थिति होती है कि जिस मतलब ऊपर वाला किसी को भी दुर्घटना का शिकार ना करे सर, क्योंकि एक तरीके से आप मान के चलें कि पूरा परिवार, पूरा खानदान गम में डूब जाता है। और मतलब कोई कर भी क्या सकता है, सावधानी सर एक सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है कि आप दान पुण्य जितना ना हो सकता, भले ही 1 रुपये का दान करें, भले किसी की हेल्प कर दें आप, तो उसके दिल से जो दुआ निकलती है तो फिर ऊपर वाला कई मुसीबत और बलाओं को टाल देता है। और आप ये भी याद रखें कि जिन किसी के साथ अगर हादसा हो गया है तो आप ये भी याद रखें कि हादसा जिंदगी का एक पन्ना हो सकता है, जिंदगी का एक पन्ना हो सकता है, पूरी किताब नहीं। हौसला रखें, उठें और लड़ें और अपना हक प्राप्त करें। मोटरयान अधिनियम 1988 आपके साथ है। और मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि जिनके साथ दुर्घटना हो गई है और उनकी क्लेम याचिका कोर्ट में विचाराधीन है, और उनको किसी भी प्रकार की अगर परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो उनकी परेशानियां दूर हो सके और उन्हें अधिक से अधिक सहायता राशि प्राप्त हो सके, इसी मकसद से मेरे द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।